इस माँ को बेटे ने भिखारिन कहकर घर से निकाला। उसी माँ के पैरों में गिरकर आज जिले का कलेक्टर भी रो रहा था। आखिर क्यों? दोस्तों, कहते हैं कि औलाद के लिए माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, लेकिन कलयुग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस ममता का सौदा करने से पीछे नहीं हटते। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे गुरूर की जो अर्श से फर्श पर आ गिरा, और एक ऐसी माँ की जिसकी चुप्पी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े शब्द नहीं कर सके। सुबह के 8 बज रहे थे। सूर्यभान सिंह की हवेली के बाहर सन्नाटा तो था, लेकिन अंदर एक तूफान मचने वाला था। सूर्यभान सिंह, जो इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर और रसूखदार इंसान थे, उनका बेटा विक्रम और बहू निशा नाश्ते की मेज पर बैठे थे। विक्रम ने अखबार पढ़ते हुए बिना सिर उठाए कहा, निशा, आज वो पिछड़ा कमरा खाली करवा देना, मुझे वहाँ अपना होम थिएटर बनवाना है। वैसे भी माँ वहाँ पड़ी पड़ी खांसती रहती है, आवाज़ से डिस्टर्ब होता है। निशा ने अपने हाथों की अंगूठियों को निहारते हुए लापरवाही से जवाब दिया, अरे विक्रम, मैंने तो कब का कह दिया है, लेकिन तुम्हारी माँ की सुनती ही नहीं। कहती है ये मेरे पति की निशानी है, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विक्रम के चेहरे पर गुस्सा लाल हो गया। उसके चाय का कप जोर से मेज पर पटका, कप के टुकड़े बिखर गए। निशानी? कैसी निशानी? पिताजी तो कर्ज छोड़कर मरे थे, ये जो कुछ भी आज है मेरी मेहनत है। माँ को बोलो चुपचाप किसी वृद्धाश्रम में चली जाए, वरना मुझे धक्के मार कर निकालना आता है। रसोई की आड़ में खड़ी 65 साल की सावित्री देवी यह सब सुन रही थी। उनके हाथ में पूजा की थाली थी जो कांप रही थी। यह वही विक्रम था जिसके लिए उन्होंने अपने गहने बेचकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई थी। पति की मौत के बाद लोगों के घरों में बर्तन मांजकर जिसे पाला था, आज वही बेटा उन्हें घर के एक कोने का भी हकदार नहीं समझ रहा था। सावित्री देवी ने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। बेटा विक्रम, मुझे होम थिएटर से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बरामदे में सो जाया करूंगी, बस मुझे इस घर से मत निकाल, तेरे पिताजी की यादें हैं यहाँ। विक्रम अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ को ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदगी हो। माँ, आप ड्रामा बंद करो, तुम्हारी ये इमोशनल बातें अब पुरानी हो गई हैं। आज शाम तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। मुझे मेरे स्टेटस के हिसाब से जीना है, और एक अनपढ़ बीमार बुढ़िया मेरे स्टेटस को सूट नहीं करती। निशा ने हंसते हुए कहा, सुना माँ जी, या और जोर से बोलूं? अपना बोरी बिस्तर बांध लीजिए, हमारे दोस्तों के सामने आपकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में, मेरे पास तो दवा के भी पैसे नहीं है। विक्रम ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, जिससे सावित्री देवी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। जहाँ जाना है जाओ, मंदिर में भीख मांगो या सड़क पर सो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी आंखों के सामने मत आना। सावित्री देवी जमीन पर पड़ी अपनी टूटी हुई चूड़ियों को देख रही थी। उनका दिल आज कांच की तरह टूट चुका था। उन्होंने कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई चिल्लाहट नहीं की, बस धीरे से उठी, अपनी पुरानी संदूक से पति की एक तस्वीर निकाली, 2 जोड़ी कपड़े एक थैले में डाले, और उस आलीशान हवेली की चौखट को हमेशा के लिए पार कर दिया। दोस्तों, जिस माँ ने अपनी जवानी एक बेटे को राजा बनाने में खपा दी, आज वही बेटा उसे भिखारी बनाकर सड़क पर छोड़ रहा है। क्या विक्रम के इस अहंकार का अंत होगा? क्या सावित्री देवी को न्याय मिलेगा? कहानी में आगे जो मोड़ आने वाला है वो आपकी सोच से भी परे है। पर अगर आपको लगता है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, तो अभी हमारे चैनल कहानी कंसार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें माँ। 6 महीने बीत गए। सावित्री देवी अब शहर के पुराने वीरान मंदिर के बाहर बैठती थी। जो कभी घर की मालकिन थी, आज वो पेट भरने के लिए मंदिर के प्रसाद पर निर्भर थी। बाल बिखरे गए थे, कपड़े मैले हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, स्वाभिमान की चमक। उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो मंदिर की सीढ़ियां धोती, फूल चुनती, और उसी सेवा में के बदले पुजारी भी उन्हें 2 वक्त का खाना दे देते थे। दूसरी तरफ विक्रम की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उनका बिजनेस आसमान छू रहा था। उसे शहर के सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का टेंडर मिलने वाला था, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी। अगर यह डील हो जाती तो विक्रम पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाता। एक शाम विक्रम अपनी चमचमाती मर्सिडीज कार से उसी मंदिर के पास से गुजर रहा था। रेड लाइट पर गाड़ी रुकी, उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ठंड से ठिठुरते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है। वो उसकी अपनी माँ थी। विक्रम ने शीशा नीचे किया, लेकिन मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। उसने अपनी पत्नी निशा से कहा, देखो निशा, सही किया ना हमने, इनकी औकात यही थी। अगर घर में होती तो रोज किचकिच करती, यहाँ कम से कम शांति से बैठी तो है। निशा ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़ो ना विक्रम, ग्रीन लाइट हो गई, चलो हमें पार्टी के लिए देर हो रही है। विक्रम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने अपनी माँ को नहीं पहचाना, या शायद पहचानना नहीं चाहा, लेकिन कुदरत सब देख रही थी, और कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अगले ही दिन विक्रम के ऑफिस में एक सरकारी नोटिस आया, जिस पर वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने वाला था। उस जमीन पर एक कानूनी पेंच फंस गया था।
वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में किसी अन्नपूर्णा ट्रस्ट के नाम पर थी और उस ट्रस्ट की अनुमति के बिना वहाँ एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती थी। विक्रम घबरा गया, उसने अपने वकीलों को बुलाया। ये अन्नपूर्णा ट्रस्ट क्या है और इसका मालिक कौन है? मुझे आज ही उनसे मिलना है। मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन मुझे वो ज़मीन चाहिए, विक्रम चिल्लाया। वकील ने फाइल चेक करते हुए कहा, सर, यह ट्रस्ट शहर के सबसे पुराने और सम्मानित ट्रस्टों में से एक है। इसके मालिक बहुत ही गुप्त रहते हैं, लेकिन खबर है कि आज शाम को ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी शहर के टाउन हॉल में एक मीटिंग के लिए आ रहे हैं। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि पैसे के दम पर वो किसी को भी खरीद सकता है। उसने एक बड़ा ब्रीफकेस नोटों से भरा और शाम को टाउन हॉल की तरफ निकल पड़ा। टाउन हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहर के बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर और नेता वहां मौजूद थे। विक्रम को लगा कि शायद ट्रस्ट का मालिक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या नेता होगा। वो सबसे आगे वाली कतार में जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड था। मंच पर उद्घोषक अनाउंसर आया और बोला, देवी और सज्जनों, अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अन्नपूर्णा ट्रस्ट की चेयरपर्सन को, जिन्होंने पिछले 6 महीनों में अपनी निजी संपत्ति शहर के 10 अनाथालय और 5 वृद्धाश्रम बनवाए हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने जीवन का अंधकार दूसरों के जीवन में रोशनी बनकर मिटा दिया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती सावित्री देवी का। यह नाम सुनते ही विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सावित्री देवी नहीं, यह कोई और होगी, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही पर्दा हटा और मुख्य अतिथि मंच पर आई, विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। वह मंच के बीचों बीच एक साधारण लेकिन साफ सफेद साड़ी में, चेहरे पर तेज और गरिमा लिए, कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ सावित्री देवी खड़ी थी। उनके बगल में शहर के कलेक्टर साहब खड़े थे, जो झुककर उनका सम्मान कर रहे थे। विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? माँ तो मंदिर में भीख मांग रही थी, ये यहाँ कैसे? विक्रम के माथे पर पसीना छूटने लगा। दोस्तों सोचिए, उस बेटे की हालत क्या होगी जिसने अपनी माँ को कचरा समझकर फेंक दिया था, और आज वही माँ उसके सामने एक देवी बनकर खड़ी है। विक्रम के साथ अब क्या होगा? क्या माँ उसे माफ़ कर देगी या फिर कर्मों का फल अभी मिलना बाकी है? यह जानने से पहले, अगर आप मानते हैं कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह क्लाइमैक्स आपकी आंखें खोल देगा। विक्रम के दिमाग में सवाल घूम रहे थे, तभी मंच से कलेक्टर साहब ने बोलना शुरू किया। दोस्तों, आप सब सावित्री जी को एक समाज सेविका के रूप में जानते हैं, लेकिन इनकी असली पहचान कुछ और है। यह हमारे शहर के पूर्व जमींदार राय बहादुर हरी सिंह की धर्मपत्नी है। हरी सिंह जी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी 500 एकड़ जमीन और करोड़ों की संपत्ति तब तक गुप्त सीक्रेट रहेगी जब तक उनकी धर्मपत्नी उसे सही हाथों में नहीं सौंप देती। सावित्री जी चाहती तो करोड़ों के महल में रह सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को परखने के लिए गरीबी का नाटक किया। अफसोस, उनका बेटा इस परीक्षा में फेल हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर शख्स एक दूसरे का मुंह देख रहा था। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा हो। उसे याद आया कि कैसे उसने माँ को धक्के मारे थे, कैसे मंदिर के बाहर उन्हें देखकर मुंह फेरा था। मीटिंग खत्म हुई। विक्रम दौड़ते हुए बैक स्टेज मंच के पीछे गया। वहां सावित्री देवी कुर्सी पर बैठी थी और कई अधिकारी उन्हें फाइलें दिखा रहे थे। विक्रम ने भीड़ को चीरते हुए उनके पैरों में छलांग लगा दी। माँ, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मैं अंधा हो गया था, मुझे नहीं पता था कि तुम। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। वो उन पैरों को चूम रहा था जिन्हें उसने कभी घर से बाहर धकेला था। सावित्री देवी ने अपनी फाइल बंद की। उन्होंने नीचे देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ठहरा हुआ समुद्र था। उन्होंने धीरे से अपना पैर पीछे खींच लिया। विक्रम ने सिर उठाकर देखा। उम्मीद थी कि माँ हमेशा की तरह पिघल जाएगी, लेकिन आज सावित्री देवी वो माँ नहीं थी जो रसोई में छुपकर रोती थी। आज वो एक न्याय करने वाली शक्ति थी। सावित्री देवी ने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, उठो विक्रम, यहाँ तमाशा मत करो। माँ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, वो हवेली तुम्हारी है, वो सब तुम्हारा है, चलो घर चलो। विक्रम गिड़गिड़ाया। सावित्री देवी ने एक कागज उठाया और विक्रम की तरफ बढ़ाया। विक्रम, जिस हवेली का तुझे इतना घमंड है, वो असल में ट्रस्ट की संपत्ति है। तेरे पिता ने वसीयत में लिखा था कि अगर मेरा बेटा मेरी पत्नी का सम्मान करेगा तो सारी जायदाद उसकी होगी, लेकिन अगर उसने मेरी पत्नी का अपमान किया तो सारी संपत्ति अनाथालयों को दान कर दी जाएगी, और मैंने अभी अभी उस दान पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विक्रम के कानों में सन्नाटा छा गया। क्या? माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा पैसा। सावित्री देवी अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। उनका कद आज विक्रम से बहुत बड़ा लग रहा था। बर्बादी तो तूने उसी दिन चुन ली थी बेटा, जिस दिन तूने एक माँ को घर से निकाला था। तूने सोचा था मैं बेसहारा हूँ बेटा, जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ हो और हृदय सत्य, वो कभी बेसहारा नहीं होता। तूने मेरी ममता को कमजोरी समझा, यही तेरी सबसे बड़ी भूल थी। विक्रम ने गुस्से और रोने के मिले जुले भाव से कहा, तो क्या तुम अपनी ही बेटे को सड़क पर ला दोगी? सावित्री देवी ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुझे सड़क पर नहीं ला रही, मैं तुझे वही जगह दे रही हूँ जो तूने मुझे दी थी। आज से तू अपनी मेहनत से कमा और खा, शायद तब तुझे पता चलेगा कि एक एक रुपया और एक एक रिश्ता कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। इतना कहकर सावित्री देवी मुड़ गई और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। विक्रम पीछे चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी।
उस रात विक्रम अपनी आलीशान मर्सिडीज में बैठकर घर नहीं जा पाया क्योंकि बैंक ने हवेली सील कर दी थी। निशा उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। विक्रम उसी मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठा जहाँ कुछ महीने पहले उसकी माँ बैठती थी। आज उसे समझ आ रहा था कि वो ठंड, वो भूख और वो अकेलापन कैसा होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वसीयत के कागज बदल चुके थे और उससे भी बड़ी बात, माँ का दिल बदल चुका था। सावित्री देवी ने अपनी बाकी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दी। उन्होंने विक्रम को कभी भूखा तो नहीं मरने दिया। ट्रस्ट की तरफ से उसे एक छोटी सी नौकरी दे दी ताकि वो मेहनत की रोटी खा सके। लेकिन वो रिश्ता, वो विश्वास जो एक बार टूट गया, वो फिर कभी नहीं जुड़ पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने वक्त और अपनी दौलत पर घमंड मत करना, क्योंकि वक्त गुंचा है। यह कब किसकी झोली में क्या डाल दे कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप घर की नींव होते हैं। अगर नींव को ही तोड़ दोगे तो कंगूरे ज़्यादा देर तक हवा में नहीं टिक पाएंगे। आज विक्रम के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि सावित्री देवी ने सही किया? क्या विक्रम को माफ़ करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसी ही दिल को दहला देने वाली और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिएगा, कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। जय हिंद, जय भारत। माँ बाप की सेवा ही सच्ची पूजा है।